हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में स्वस्थ मस्त एकदम चिल होंगे और अपने डीएचओ की प्रिपरेशन को 100% दे रहे होंगे। अभी तक हमने कवर किया था अपना पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा था एग्रोनॉमी की डिफिनेशन, एग्रोनॉमी का स्कोप और उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम कवर करेंगे कि क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे और इकोलॉजी और इकोसिस्टम की डिफिनेशन एंड उसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने इस पार्ट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम जो क्लासिफिकेशन अपनी क्रॉप्स का करते हैं वो किस लिए करते हैं, कि मतलब क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है करना। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब हम जो वर्गीकरण करते हैं विभिन्न फसलों का उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए एक एक करके आपको मैं उसका इम्पोर्टेंट बताता हूँ। जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम जो विभिन्न फसलें हैं उनसे हम परिचित हो पाएँ। ये हमारा पहला कारण है क्लासिफिकेशन करने का। दूसरा जो हमारा कारण है वो है टू अंडरस्टैंड द सॉयल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उनको कितना, कौन सी सॉयल चाहिए, वाटर कितना चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्रॉपों का। थर्ड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का अर्थ है अनुकूलन क्षमता, मतलब हम यह भी जानने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो भी सॉयल्स हैं वो उस प्रॉपर एरिया में अपनी एडेप्टेबिलिटी को इनर्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इसको जानने के लिए, मतलब कि हम जो प्रोसेस उस क्रॉप की ग्रोथ के लिए करेंगे क्या उसमें उस प्रॉपर क्रॉप में वह एडेप्टेबिलिटी है, मतलब अनुकूलन क्षमता है कि वह उसे सहन कर पाए। तो उसको जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि टू अंडरस्टैंड द ग्रोइंग हैबिट ऑफ क्रॉप, मतलब कि हम अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए उनको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, कौन सा वातावरण चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाए, वो हमें उत्पादन बढ़िया दे पाए, तो उसको जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लास्ट पॉइंट है टू गेट द नॉलेज ऑफ ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप। मेन है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन करने का, कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि वह सीज़न कौन सा है उस स्पेसिफिक क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये पॉइंट्स हैं कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। आगे बढ़ते हैं, जो क्लासिफिकेशन हमने की हैं उनके बारे में। वैसे तो क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे हैं, बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डीएचओ में पूछे जाते हैं हम उसको पढ़ेंगे। और जो है जो टाइप्स और हैं, क्योंकि वो पूछे नहीं जाते, उनका कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम अपना टाइम उसमें वेस्ट ना करके इम्पोर्टेंस फैक्ट पे अपना टाइम लगाते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, मतलब मौसम के बेसिस पे, मतलब सीजन के बेसिस पे। तो पहला जो क्रॉप है उसके अंडर में वो है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप होती हैं ये मॉनसून के समय में अपनी क्रॉप की ग्रोथ करती हैं, जैसे कि जून से लेके अक्टूबर तक। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये क्रॉप अपनी ग्रोथ के लिए वार्म, मतलब गर्मी की नीड करती हैं इनको, मतलब कि इनकी फसल जब उगती है तो उन्हें अपने ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी या गर्मी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इसका जो एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का वह है ज्वार, बाजरा, मेज मतलब मक्का, इंग्लिश में पढ़ते हैं सोरगम, पियर मिलेट एंड मेज एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉप की ओर, वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होती हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, मतलब या विंटर सीजन में उगाने वाली फसलें हैं। इनके जो मंथ होते हैं ये हैं अक्टूबर से मार्च तक के। और इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये जो फसलें हैं ये क्रॉप ग्रो इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर, मतलब ये जो फसलें हैं ये कोल्ड मतलब ठंडक में और हल्की गर्मी में भी उगाई जाती हैं। एग्जाम्पल इसका है ग्राम, वीट, बार्ले एक्सेट्रा, मतलब
गेहूँ, चना एक्सेट्रा। हमारी जो थर्ड क्रॉप है वो है जैद क्रॉप। ये जो फसलें होती हैं ये समर सीजन में उगाई जाती हैं। समर सीजन में जो मंथ होते हैं जिसमें ये फसलें उगाई जाती हैं वो हैं मार्च से लेकर जून तक। ये फसलें जो होती हैं ये भी कोल्ड एंड ड्राई वेदर में उगाई जाती हैं। थर्ड इसका जो एग्जाम्पल रहने वाला है वो है पल्स क्रॉप हो गया, कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया इत्यादि। मतलब मूंग हो गई, खीरे हो गए, इदमंजियाँ हो गई, ये सब जो फसलें हैं ये जैद क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट के बेसिस में जो वर्गीकरण किया गया है उनके अंडर में जो क्रॉप्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहली जो क्रॉप है उसे हम जानते हैं टेम्परेट क्रॉप्स के नाम से। इसकी जो हिंदी है वो है समशीतोष्ण फसलें। मतलब ये जो फसलें होती हैं ये अधिकतर ठंडक वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये जो फसलें होती हैं ये अपने ग्रोथ या मतलब ये अपनी ग्रोथ उगने के लिए बहुत अधिक ठंडक की डिमांड करती हैं। चिलिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड इनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है एप्पल हो गया, प्लम हो गया, चेरी हो गई, आलमंड हो गया एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप जो है क्रॉप का वो है ट्रॉपिकल क्रॉप, उष्ण कटिबंधीय फसलें। ये जो फसलें होती हैं ये अधिक ठंडी और पाले को बर्दाश्त नहीं कर पाती, मतलब ये ज़्यादा ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा पॉइंट है इसका कि ये अधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी की नीड और डिमांड करती हैं अपने क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। मतलब ये ज़्यादा ठंडक में अगर हम इनको उगाने को सोचें तो ये उसे सहन नहीं कर पाएंगी। दे कांट टॉलरेट इन मोर कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, इसका वही अर्थ है जो मैंने आपको हिंदी में बताया। इसका जो एग्जाम्पल है ये पपाया, बनाना एक्सेट्रा, मतलब पपीता हो गया, आपका केला हो गया, ऐसी फसलें ट्रॉपिकल क्रॉप्स के अंतर्गत उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ये जो फसलें हैं ये टेम्परेट क्रॉप्स और ट्रॉपिकल क्रॉप्स के बीच का जो एडवांटेज होता है उसी के बेसिस पे ये क्रॉप्स होती हैं। मतलब ये हल्की ठंडी भी बर्दाश्त कर लेती हैं और गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती हैं अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए। इसमें लिखा भी है पॉइंट, नीड सम टेम्परेचर एज अ ट्रॉपिकल फॉर ग्रोथ। मतलब जिस प्रकार ट्रॉपिकल फसलें अपने फसल के उत्पादन के लिए जो मौसम या जो ठंडक, हल्की ठंडक और गर्मियों की डिमांड करती हैं, सेम एज ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी उसी मॉनसून या वेदर को डिमांड करती हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है ऑरेंज हो गया, लीची हो गई, अंजीर हो गई, मैंगो हो गया एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कैम प्लांट, CAM प्लांट, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। ये जो पौधे होते हैं, कैम प्लांट जो होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी स्टोमेटा को रात में ओपन करते हैं और दिन में क्लोज कर देते हैं। मतलब इंग्लिश में बताता हूँ कि द प्लांट विच ओपन दियर स्टोमेटा एट नाइट एंड क्लोज दियर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टू सेव वाटर नोन एज कैम प्लांट। वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगा, पहले इसकी मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। मतलब कि ऐसी फसलें, ऐसे पौधे जो अपने रंध्र, मतलब स्टोमेटा को हम हिंदी में रंध्र से जानते हैं, इसका जो अर्थ होता है वो रंध्र होता है। तो मतलब ऐसी फसलें जो अपने रंध्र को रात्रि के दौरान खोलती हैं और दिन में बंद कर देती हैं जल के बचाव के लिए, तो ऐसी फसलों को हम कैम पौधों के नाम से जानते हैं। और इसका पॉइंट है कि दे स्टोर CO2 एट नाइट एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। मतलब ये जो फसलें होती हैं रात में अपना स्टोमेटा या रंध्र को खोलती हैं, तो जब ये अपनी स्टोमेटा खोलती हैं तो रात में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब क्यों करती हैं?
कि जब ये अपनी रंध्र को दिन में बंद करें तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें ये CO2 की हेल्प से अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएँ, जिससे वाटर की बचत हो पाए। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पाइनएप्पल और सीसल एक्सेट्रा। अब आपको मैं वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ कि ये प्लांट कैसे अपना प्रोसेस करते हैं। देखिए, ये जो एरिया है ये प्लांट का स्टोमेटा है। ये रात्रि में ओपन होता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है। इसे हम गार्ड सेल के नाम से, ये ड्रॉपलेट आ रही हैं ये CO2 को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये जो ओपन अनक्लोज हो रहा है ये है प्लांट का स्टोमेटा। इसके थ्रू ये CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं और दिन में ये जो क्लोज हो जाती हैं तो अपने फोटोसिंथेसिस में CO2 को इन्वॉल्व करके अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करती हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हैं। तो ये प्रोसेस होता है कैम प्लांट का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम हिंदी में जानते हैं पारिस्थितिकी। पढ़ते हैं कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। ये जो दो भागों में टूटता है वो है ओकियोस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हुई, ऑइकस एंड लोगोस। ऑइकस का जो अर्थ होता है हाउस मतलब घर, एंड लोगोस का जो अर्थ होता है वो है स्टडी। तो इन दोनों का जो मिश्रण से अर्थ निकलता है वो है स्टडी ऑफ नेचर्स होम और फैमिली नोन एज इकोलॉजी। मतलब कि नेचर के जो गृह की स्टडी, मतलब नेचर का जो आपको मैं समझाता हूँ, नेचर्स की जो फैमिली और होम्स हैं उसकी स्टडी को, मतलब जो नेचर्स के प्रकार हो गए, उनकी जो फैमिलीज हो गई, जो भी ऑर्डर्स हैं, उनकी जो पढ़ाई स्टडी है उसको इकोलॉजी कहते हैं। ये जो टर्म है इकोलॉजी ये कॉइंड, मतलब ये लाया गया था अर्नस्ट हैकेट के द्वारा इन 1866 एंड फर्स्ट ये इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस राइटर इन 1885। मतलब कि ये जो टर्म है इकोलॉजी ये एक साइंटिस्ट द्वारा, अर्नस्ट हैकेल हैं, उनके द्वारा कॉइंड किया गया था 1866 में, और सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया था हैंस राइटर द्वारा इन 1885। इकोलॉजी, अब इसकी डिफिनेशन जो बनती है वो ये है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट। मतलब कि इकोलॉजी वह स्टडी है जो जीवित ऑर्गेनिज्म के बीच और उनके इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के बीच की जो पढ़ाई है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इनके कुछ प्रकार हैं उनको हम पढ़ेंगे। इकोलॉजी का जो फर्स्ट टाइप है वो है बिहेवियरल इकोलॉजी। इन्हें डीपली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इनका नाम जानते रहिए, बस क्वेश्चन में इतना ही इंपॉर्टेंट होगा, कोई डीपली क्वेश्चन इतना नहीं पूछता। तो जो पहला प्रकार है वो है बिहेवियरल, दूसरा है पॉपुलेशन इकोलॉजी, तीसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी, चौथा है इकोसिस्टम इकोलॉजी, पांचवा है लैंडस्केप इकोलॉजी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। Ecosystem may be defined as the community of living organisms and their non-living or environment interacting together called ecosystem। अर्थात मतलब किसी जीवित वस्तु के साथ किसी निर्जीव वस्तुओं के जो परस्पर मेल होते हैं, मतलब उनके बीच में जो मेल होते हैं, मिलाप होते हैं, उस प्रक्रिया को हम इकोसिस्टम कहते हैं। समझते हैं कि एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है, इकोसिस्टम एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें सभी जीव जंतु जैसे पेड़ हो गया, जानवर हो गए और सूक्ष्म जीव हो गए, मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो सब हो गए, और उन्हीं के पास जो निर्जीव वातावरण हो गया, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, सूर्य प्रकाश हो गया, ये सब निर्जीव हो गया। तो उनके साथ जो मिलकर ये दोनों प्रक्रिया मतलब क्रिया करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर से समझाऊंगा कि जैसे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे
पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सब क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और जो निर्जीव हो गया मतलब उसमें इंक्लूड होता है हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश। इन दोनों का जो मेल होता है, मतलब ये दोनों मिलकर जब कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। वो जो कंपोनेंट है वो पहला है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जो सब्सटेंस आते हैं वो है पहला प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। अब इसे मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि प्रोड्यूसर क्या है। हरे पौधे हो गए, सूर्य के प्रकाश से जो संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। जो नेक्स्ट है वो है हमारा कंज्यूमर, जो मतलब जैसे अब हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश के हेल्प से खाना भोजन बन गया। देन आफ्टर उत्पादकों या अन्य जीवों पर जो निर्भर डिपेंड होते हैं, इंक्लूडिंग शाकाहारी या मांसाहारी जो भी हो गया, वो है हमारे कंज्यूमर। थर्ड जो है डिकम्पोजर, मतलब बैक्टीरियाज हो गए जो मृत जीवों को पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाते हैं, वो है हमारे डिकम्पोजर। अब पढ़ते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ। जो हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है ये पर्यावरण के निर्जीव या रासायनिक कारक हैं जो जीवन को नियंत्रित करते हैं। मतलब ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं जो अपने जीवन की निर्जीव या केमिकल्स कंपोनेंट्स को बैलेंस करते हैं, वो होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत आता है हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सब हमारी लाइफ को बैलेंस ही तो करता है। अगर पानी हो गया, जल हो गया, ये सब ना हो तो हमारी लाइफ कैसे बैलेंस होगी। ये हो गया अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसके हम टाइप्स को पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप्स है अबायोटिक कंपोनेंट्स का वो है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का टाइप से ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्रॉप इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा, और जो ना समझ आया हो तो आपको वो नोट्स के थ्रू समझ आएगा। तो आप नोट्स भी ज़रूर देखा करिए। मैं ऐसे डेली पोस्ट करता हूँ आपके लिए नोट्स, जो आपके डीएचओ के लिए हेल्पफुल होगी, तो उसे ज़रूर देखें। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2 टीलस एंड टेल्स के बेसिस पे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट डीएचओ ओरिएंटेड लेक्चर को पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल एग्री डीएचओ एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।